हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है एनसीईआरटी सीरीज़ पर, एक्सप्लोरिंग एनसीईआरटी। यानी कि हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में कुछ टॉपिक्स कवर किए थे और आज है लेक्चर नंबर 2। हम आगे की टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली क्या था, मैंने टॉपिक जो है वो स्किप कर दिया था क्योंकि न्यू एडिशन के कारण, तो वो टॉपिक को मैं पहले कवर कर रही हूँ और फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पर चलूँगी। सो एक टॉपिक जो कि हमारा बीच में से रह गया था वो था डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री को ही करने वाले हैं। इसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, हम इसे स्किप नहीं कर सकते। इस टॉपिक के अंदर हल्का फुल्का आपको बोरिंग लगेगा क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी टर्म्स है जिसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ अगर आपको ये बोरिंग लगे, आपको लगे हमें तो ये याद ही नहीं हो रहा है, हम कैसे याद करेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी। इस पर आपसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, मतलब हल्की फुल्की नॉलेज होना आपको ज़रूरी है, ठीक है। अगर नहीं आपको समझ आएगा, मतलब आपको याद नहीं होगा, समझ तो ऑब्वियसली आ जाएगा क्योंकि मैं समझाने वाली हूँ, लेकिन अगर आपसे याद नहीं होगा तो टेंशन नहीं लेनी क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला अभी आज का जो वीडियो लेक्चर है इसके अंदर हम डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं जूम कर लेती हूँ टॉपिक ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। एक और चीज़ आपको मैंने पहले भी बोला था, अभी पीडीएफ जो है वो आपको अवेलेबल होगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, अगर एनसीईआरटी की बुक लेटेस्ट वाली आपके पास नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो और उसमें से क्या करो, वो टॉपिक को रीड आउट कर लो जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। और अगर किसी के पास बुक है तो वेल एंड गुड, आप अपनी पेंसिल से जो जो चीज़ें मैं नोट करवाऊंगी, जैसे कुछ भी कोई डेफिनेशन बता रही हूँ या इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टार मार्क करवा रही हूँ, तो आपने वहाँ पर उसे नोट कर लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री बेसिकली डेवलप कैसे हुई थी, कैसे ओरिजिनेट हुई थी। तो देखिए, केमिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इट टुडे, मतलब आज जो हम केमिस्ट्री जो स्टडी कर रहे हैं, इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड डिसिप्लिन। मतलब ये कोई पुरानी, मैं कहूँ पुरानी गाथा नहीं है जो चलती आ रही है, ये प्रीवियस टाइम, एशियंट टाइम से ही हम केमिस्ट्री को देखते आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब फील्ड में आपको देखने को मिलेगा, आगे जाके मैं बताऊंगी भी कहाँ कहाँ केमिस्ट्री जो है वो ओरिजिनेट हुई, और हम उसे अब जाकर स्टडी भी करते आ रहे हैं। वो वाली जो उस टाइम पर एशियन टाइम पर केमिस्ट्री थी वो अभी तक चलती आ रही है। तो देखिए, केमिस्ट्री वॉज नॉट स्टडीड फॉर इट्स ओन सेक, वो इस पर्पज़ के लिए नहीं स्टडी करी गई भी हमें केमिस्ट्री को पढ़ना है, ठीक है। रैदर इट केम अप एज अ रिजल्ट ऑफ रिसर्च फॉर टू इंटरेस्टिंग थिंग्स, मतलब कि दो इंटरेस्टिंग चीज़ों की वजह से केमिस्ट्री में इंटरेस्ट लिया गया। ये दो इंटरेस्टिंग चीज़ें आई जो मतलब देखी गई उस टाइम पर, और इनके कारण ही केमिस्ट्री के अंदर और लोग इन्वॉल्व हुए, इसे और स्टडी किया गया। क्या थी वो दो चीज़ें? सबसे पहला था फिलोसोफर स्टोन, यानी कि पारस पत्थर। फिलोसोफर स्टोन क्या है? एक ऐसा स्टोन है जो क्या करता है, जितने भी बेसर मेटल्स होते हैं जैसे कि आयरन है, कॉपर है, वो उसे किस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, उसे गोल्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो जब इसकी डिस्कवरी की गई, फिलोसोफर स्टोन के बारे में पता किया गया, पारस पत्थर के बारे में पढ़ा गया, तो ये पता चला भी आयरन को गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है, कॉपर को गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी जनरेट होने लग गई भी ऐसा कैसे हो सकता है, इसीलिए केमिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट लाया गया। सेकेंड चीज़ क्या थी भी जिसकी वजह से केमिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट लाया गया, डियर स्टूडेंट्स? एक सेकेंड, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ। हाँ जी, सेकेंड चीज़ क्या थी? सेकेंड चीज़ थी एलेक्सियर ऑफ लाइफ। एलेक्सियर ऑफ लाइफ विच कुड ग्रांट इमोर्टैलिटी। इसका मतलब क्या होता है? एलेक्सियर एक तरह का क्या होता है, मेडिसिनल पोशन होता है, मतलब एक तरह की मैं कहूँ भी लिक्विड होता है जो क्या करता है, सिंपल आपको एलेक्सियर का मीनिंग बता रही हूँ अभी, ठीक है। ये देखिए, एलेक्सियर का मतलब क्या होता है, एक तरह का पोशन होगा, एक तरह का ऐसा मेडिसिनल लिक्विड है जो क्या करेगा, डिजीज़ को क्योर करने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से क्या है, सारा कुछ सॉर्ट आउट होने लग जाता है। किसी को कोई बीमारी है तो वो क्योर हो जाती है। इमोर्टैलिटी का मतलब क्या होता है भी जो कभी मरे ही ना, अमर हो जाए, है ना। तो एलेक्सियर ऑफ लाइफ विच ग्रांट इमोर्टैलिटी, एक ऐसी धातु जिसकी वजह से क्या हो गया, मतलब अमर हो गई जिंदगी। तो इसको भी, इसके अंदर इंटरेस्ट कैसे आया? केमिस्ट्री की वजह से इंटरेस्ट आया भी, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो केमिस्ट्री ने ही सबका क्या किया, सॉल्यूशन हमें देना शुरू किया। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से केमिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट आया। क्लियर है? आगे देखिए,
पीपल इन एंशियंट इंडिया, जो पुराने टाइम में मतलब जो लोग थे, ऑलरेडी हैड द नॉलेज ऑफ मैनी साइंटिफिक फिनोमिना, उनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा साइंटिफिक फिनोमिना की नॉलेज थी उस टाइम पर, मच बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न साइंस, मतलब मॉडर्न साइंस आने से पहले ही उन्हें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक फिनोमिना के बारे में पता था, ठीक है। दे अप्लाइड दैट नॉलेज, जो नॉलेज उन्हें पहले से पता थी, उन्होंने उस नॉलेज को कहाँ पर अप्लाई किया, इन वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ, मतलब जो हमारी ज़िंदगी के रोज़ करके जो दिनचर्या के काम होते हैं उसके अंदर उन्होंने उस नॉलेज को अप्लाई करना शुरू किया, ठीक है। केमिस्ट्री डेवलप्ड मेनली इन द फॉर्म ऑफ एल्केमी एंड एट्रोकेमिस्ट्री ड्यूरिंग 1300 एंड 1600 CE। केमिस्ट्री कब डेवलप हुई स्टूडेंट्स? एल्केमी के टाइम पर डेवलप हुई। एल्केमी बेसिकली क्या होता है, जब एक ऐसा प्रोसेस होता है जब हम बेस मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, वो एल्केमी होता है। एल्केमी का दूसरा वर्ड हम कह सकते हैं केमिस्ट्री, एल्केमी का ही दूसरा वर्ड होता है। अगर आप गूगल पे इसको सर्च भी करोगे तो आपको यही आएगा भी केमिस्ट्री। तो वो ये कहता है भी केमिस्ट्री जो है किस फॉर्म में डेवलप हुई, एल्केमी की फॉर्म में, मतलब जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करने लगे, जब हमने कन्वर्जन के प्रोसेस देखे तो केमिस्ट्री वहाँ से भी डेवलप हुई। और केमिस्ट्री कहाँ से डेवलप हुई? एट्रोकेमिस्ट्री से डेवलप हुई केमिस्ट्री। एट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? मेडिसिनल केमिस्ट्री की स्टडी होती है। तो उस टाइम पर भी केमिस्ट्री डेवलप हुई। और ये किस टाइम पीरियड में डेवलप हुई? ड्यूरिंग 1300 से लेकर 1600 CE के टाइम पर। अब आप स्टूडेंट्स अभी तक जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इसके अंदर सबसे पहले तो आपने ये नोट करना है भी एलेक्सियर क्या होता है, एलेक्सियर का मीनिंग आपको बता दिया, आप ना इसको यहाँ पर एरो डालकर लिख लीजिएगा। फिर मैंने आपको ये बताया भी एल्केमी क्या होता है, एरो डाल के एल्केमी का लिख लीजिएगा, ठीक है। एलेक्सियर का मतलब होता है अमृत, है ना, जो अमर होता है। एल्केमी आपको बता दिया है भी अदर नेम होता है केमिस्ट्री का, और इसके अंदर हम कन्वर्जन प्रोसेसेस देखते हैं, जैसे कि हमने आयरन को गोल्ड में कन्वर्ट किया, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं। और एट्रोकेमिस्ट्री में आपको बता चुकी हूँ, ये इसको भी एरो डाल के लिख लीजिएगा भी ऐसी केमिस्ट्री जो मेडिसिनल केमिस्ट्री से डील करती है, ठीक है। इनको आपने तीनों चीज़ों को नोट कर लेना है, क्योंकि अभी तो आप समझ रहे हो, अभी आपको याद रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आप भूल ना जाओ। तो अगर आप खुद के हैंड से इसको लिखोगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली रिमेंबर रहेगा, याद रहेगा। आगे देखो, मॉडर्न केमिस्ट्री टुक शेप इन 18th सेंचुरी यूरोप। अब देखो, ये तो एंशियंट केमिस्ट्री, एंशियंट इंडिया की बात हो रही थी ना भी, एंशियंट टाइम में कैसे केमिस्ट्री डेवलप हुई। अब वो कहता है जब मॉडर्न केमिस्ट्री आई ना, तो वो किस टाइम पर आई? 18th सेंचुरी में आई और यूरोप में आई। आफ्टर अ फ्यू सेंचुरीज ऑफ एल्केमिकल ट्रेडिशंस, मतलब एल्केमिकल ट्रेडिशंस आपको बता दिए ना, कन्वर्जन वाले और ये जो अमर रहने वाले प्रोसेसेस थे, इस टाइम पर जो ट्रेडिशंस थे विच वर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप बाय अरब्स। अरब्स ने क्या किया, इन्हें यूरोप में इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, इनकी इंट्रोडक्शन की वजह से वो आए। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। उससे पहले मैंने आपको पहले भी बोला था, जो जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी मेरा काम क्या होगा, आपको मैंने बोला अगर एक पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं तो वो एक पैराग्राफ फिर आपने रीड करना है। तो अब टाइम है, वीडियो को पॉज करेंगे और 2 सेकंड के लिए क्या करेंगे, मतलब मैं वीडियो पॉज कर, आपने वीडियो पॉज करनी है और इसे रीड करना है। मैं तो आगे कंटिन्यू करूँगी, अगर मैं 2-2 मिनट वेट करने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। वीडियो को, इसको लेक्चर मतलब टॉपिक्स को रीड करना कंपलसरी क्यों है? क्योंकि आपको ये टॉपिक अगर आप रीड करोगे तो बहुत टाइम तक याद रहेगा, वरना आप भूल जाओगे। अगर सिंपल सुन के छोड़ दोगे तो हफ्ते तक ही याद रहेगा, उसके बाद साफ होगा, वो बिल्कुल साफ होगा। तो मेरी एडवाइस मानो, इसे फटाफट से 2 मिनट लगाओ और रीड कर लो। अब देखिए स्टूडेंट, सेकेंड पेज पर जो है हमारा, वो मैंने खोल लिया है। अदर कल्चर्स स्पेशली द चाइनीज एंड द इंडियन हैड देयर ओल एल्केमिकल ट्रेडिशंस। देखो अभी तो ऊपर यूरोप की बात की थी मैंने, है ना, भी 18th सेंचुरी के अंदर मॉडर्न जो है केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन हो गई। अब वो कहता है भी और भी कल्चर्स हैं, जैसे चाइनीज़ हैं, इंडियन कल्चर्स हैं, इनकी खुद की एल्केमिकल ट्रेडिशंस थे, इनके खुद के ट्रेडिशंस थे। दीज इंक्लूडेड, अब उस ट्रेडिशन में क्या क्या था वो कहता है, दीज इंक्लूडेड मच नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस एंड टेक्निक। इनके अंदर क्या थे, ज़्यादातर हम केमिकल प्रोसेसेस भी, कैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, हमने केमिकल प्रोसेसेस के बारे में स्टडी किया और उनकी टेक्निक्स के बारे में भी, उन्हें कैसे परफॉर्म किया जाता है वो स्टडी किया। अब देखो, इन एंशियंट इंडिया, ठीक है, एंशियंट इंडिया में केमिस्ट्री वाज कॉल्ड रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री को क्या कहा जाता था? रसायन शास्त्र कहा जाता था। आप स्टार लगा लीजिएगा भी, आपसे पूछा जा सकता है एंशियंट इंडिया में केमिस्ट्री को क्या कहते थे? रसायन शास्त्र कहते थे, रस तंत्र कहते थे, रस क्रिया कहते थे और रस विद्या कहते थे। ये 4 नाम जो है केमिस्ट्री को दिए गए थे। क्या दिए गए थे? मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, रसायन शास्त्र, रस तंत्र, रस क्रिया एंड रस विद्या। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? आगे देखो, अब इनके अंदर होता क्या है, मतलब एंशियंट इंडिया में जो केमिस्ट्री आई थी उसमें क्या क्या डील किया गया। इट इंक्लूडेड मेटलर्जी,
मतलब मेटल्स की स्टडी वाला जो प्रोसेस होता है, मेडिसिन के बारे में, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, ठीक है, जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, है ना, उनके बारे में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी कैसे मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं, कैसे डेवलप किए जा सकते हैं, ग्लास के बारे में, ठीक है, डाइज के बारे में, जो कलर वाले डाई होते हैं उनके बारे में, इनके बारे में क्या किया गया, स्टडी किया जाता था एंशिएंट टाइम में, जो एंशिएंट केमिस्ट्री थी। यानी कि रस विद्या के अंदर हमें ये देखने को मिलता था, या मैं कहूँ रसायन शास्त्र के अंदर हम इनके बारे में स्टडी करते थे। आगे देखिए, सिस्टमैटिक एक्सकवेशंस एट मोहेंजोदारो इन सिंध एंड हड़प्पा इन पंजाब प्रूव दैट द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया इज़ वेरी ओल्ड। अब देखो स्टूडेंट्स, एक्सकवेशंस होता है एक्सट्रैक्शंस, ठीक, एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस, किसी चीज़ को निकालना, है ना। तो उस टाइम पर मोहेंजोदारो जो कि सिंध में है और हड़प्पा जो कि पंजाब में, उस टाइम पर जब इनकी एक्सकवेशंस की गई तो ये पता चला भी केमिस्ट्री जो है बहुत ही पुराने टाइम से चलती आ रही है, ये अभी की बात नहीं है, रीसेंट टाइम की नहीं है, बहुत पहले टाइम से चलती आ रही है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, आर्कियोलॉजिकल होती है जैसे जो पुरानी बिल्डिंग्स की स्टडी होती है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी, और आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो इसकी स्टडी करते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स शो दैट बेक्ड ब्रिक्स, यानी कि जो गरम गरम ताज़ी जो होती है ना, जिनसे मतलब हम कह सकते हैं पक्की ईंटें जिसे हम बोलते हैं, बेक्ड मतलब पक्की, ठीक है, कच्ची नहीं पक्की, बेक्ड ब्रिक्स वर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। मतलब जब आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, बिल्डिंग्स के बारे में स्टडी किया जाता था उस टाइम पर ये देखा गया जो पक्की ईंटें हैं उसे हम कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उससे हम बिल्डिंग्स बना सकते हैं। आगे देखिए, इट शोज द मास प्रोडक्शन ऑफ पोट्री, उसने हमें पोट्री का मास प्रोडक्शन भी बताया। पोट्री मतलब जैसे घड़ा जो बनाना होता है ना, जैसे बर्तनों का उत्पादन हम करते हैं, उसकी प्रोडक्शन के अंदर भी इसका यूज़ किया गया, विच कैन बी रिगार्डेड एज अर्लीस्ट केमिकल प्रोसेस, जिसे हम अर्लीस्ट केमिकल प्रोसेस भी कहते हैं। आपने क्या करना है, फटाफट से जिन जिन को मैं टर्म्स को कह रही हूँ उनको सर्कल करके नोट कर लेना है। देखो कौन सी हैं। सबसे पहले तो आपने लिखनी है, मैंने आपको ये बताया भी, स्टार लगाना है भी केमिस्ट्री को और हम क्या कह सकते हैं एंशिएंट इंडिया में। फिर आपने एक्सकवेशंस का मतलब लिखना है, एक्सकवेशंस का मतलब होता है एक्सट्रैक्शंस करना। उसके बाद मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स भी आर्कियोलॉजिकल क्या होता है। आर्कियोलॉजिकल मैंने आपको बताया भी बिल्डिंग्स का, जब हम पुरानी बिल्डिंग्स की स्टडी करते हैं उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट आप लिख सकते हो साइड में भी, ऐसे साइंटिस्ट जो क्या करते हैं बिल्डिंग्स की जो स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने बेक्ड ब्रिक्स बताया यानी कि पक्की ईंटें, तो आप इसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो वहाँ पर। सो आगे देखते हैं हमारा क्या था। मैंने आपको यहाँ पर बोला विच कैन बी, इट शोज द मास प्रोडक्शन ऑफ पोट्री विच कैन बी रिगार्डेड, मास मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ पोट्री, विच कैन बी रिगार्डेड एज अर्लीस्ट केमिकल प्रोसेसेस इन विच मटीरियल्स वर मिक्सड। मतलब ये ऐसी मास प्रोडक्शन है मतलब पोट्री की, घड़ों की, जहाँ पर हम कह सकते हैं मटेरियल्स को मिक्स किया जाता है, उन्हें मोल्ड किया जाता है, मोल्ड मतलब थोड़ा सा चेंज किया जाता है, उनके अंदर घुमाया फिराया जाता है, एंड सब्जेक्टेड टू हीट बाई यूजिंग फायर टू अचीव डिज़ायरेबल क्वालिटीज़। मतलब उन्हें इस तरह से मिक्स किया जाता है भी जो हमें डिज़ायरेबल प्रोडक्ट चाहिए भी हमें ये ऑब्टेन हो जाए, वो हमें ऑब्टेन हो जाता है वहाँ से, ठीक है। रिमेन्स ऑफ ग्लेज्ड पोट्री। अब स्टूडेंट्स ग्लेज्ड क्या होता है, ग्लेज्ड आप लिख सकते हो सर्कल लगा के, यानी कि चमकती हुई पोट्री। ग्लेज्ड मतलब चमकना, ठीक है, मतलब कि जो मिट्टी के बर्तन है, पोट्री होता है बर्तन, घर मतलब जो ये होता है मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, अगर उसमें चमक आ जाए ना उसे बोलते हैं ग्लेज्ड पोट्री। सो रिमेन्स ऑफ ग्लेज्ड पोट्री मतलब जो उनसे चीज़ें रह जाती है, रिमेन्स जो रहने, जो प्रोडक्ट, जो सामान मैं ये कह सकती हूँ भी रह जाता है उस टाइम पर, उसकी फॉर्मेशन के टाइम पर, ठीक है। हैव बिन फाउंड इन मोहेंजोदारो, वो मोहेंजोदारो में अभी तक हमें देखने को मिलता है, उसका रिमेन्स अभी तक प्रेजेंट है। जिप्सम सीमेंट, जिप्सम आपने वर्ड अब सुनते आ रहे हो कि केमिस्ट्री में 10th क्लास में +1 में है ना, तो जिप्सम सीमेंट जो होती है हैज़ बिन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क में वो भी यूज़ होती है। ऊपर मैंने आपको बताया भी बेक्ड ब्रिक्स भी यूज़ होती है कंस्ट्रक्शन वर्क में, और अब मैंने आपको बताया भी जिप्सम भी यूज़ होता है। देखो उस टाइम पर यूज़ होता था और अभी तक ये चीज़ चलती आ रही है, तो आप देख सकते हो भी केमिस्ट्री कितनी, मतलब मैं कह सकती हूँ भी अभी तक कॉन्टिन्यू हो रही है एंशिएंट टाइम्स वाली। तो डेवलपमेंट को समझ पा रहे हो ना भी कहाँ से डेवलप हुई। आगे देखो, इट कंटेन्स, वो कहते हैं भी इसके अंदर अब क्या क्या देखने को मिलता है। इट कंटेन्स लाइम, लाइम होता है, सैंड होती है, ट्रेसेस होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, CaCO3 के कुछ कुछ ट्रेसेस, छोटे छोटे ट्रेसेस मतलब पार्ट्स देखने को मिलते हैं। हड़प्पन्स मेड फाइनेंस
अ सॉर्ट ऑफ ग्लास विच वॉज यूज इन ऑर्नामेंट्स। अब हड़प्पन्स ने क्या किया, एक तरह का ग्लास बनाया जो कि कहाँ पर यूज़ होता है, ऑर्नामेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। फटाफट से अब आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है स्टूडेंट्स, और इस पैराग्राफ को क्या करना है, रीड करना है। अब आगे मैं इसको रीड करती हूँ, ठीक है। वीडियो को पॉज करोगे, जो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसको नोट करोगे। रीड कर लिया होगा होपफुली आपने। अब आप आगे पढ़ते हैं। मुझे पता ही थोड़ा टॉपिक ऐसा है भी आपको कि मैम ये क्या, हम तो हिस्ट्री में आ गए, हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। कोई बात नहीं, ये एक ही टॉपिक ऐसा है, आगे जाकर ऐसा नहीं मिलेगा, आगे जाके बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, मज़ा भी आने वाला है, तो टेंशन मत लो, ठीक है। आगे देखो, मतलब ये सोचो भी मैं कोई स्टोरी सुना रही हूँ और आप वो स्टोरी सुन रहे हो, ठीक है। तो हमें डेवलपमेंट पता होना चाहिए ना, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, मैंने आपको बोला भी हड़प्पन्स ने क्या किया, एक तरह का ग्लास बनाया जो कि ऑर्नामेंट्स में यूज़ होता है। उन्होंने कैसे बनाया, दे मेल्टेड एंड फॉग्ड अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेटल्स सच एज लेड, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर। इन्होंने मेल्ट किया, उन्होंने मिक्स किया इन सारे मेटल्स को, जैसे कि लेड को, सिल्वर को, गोल्ड को, ठीक है। दे इम्प्रूव द हार्डनेस ऑफ कॉपर, इन्होंने कॉपर की हार्डनेस को भी बढ़ा दिया, ठीक है। फॉर मेकिंग आर्टिफैक्ट्स बाय यूजिंग टिन एंड आर्सेनिक, उन्होंने टिन और आर्सेनिक की हेल्प से कॉपर की हार्डनेस को इंक्रीज कर दिया। अ नंबर ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड इन मस्की, मस्की भी एक टाइम पीरियड है, ठीक है। तो मतलब जो ये टाइम पीरियड आपको दे रखा है 1000 से लेकर 900 BC, इस टाइम पर साउथ इंडिया में मस्की के अंदर, सॉरी मैं मस्की को टाइम पीरियड बोल बैठी, टाइम पीरियड है 1000 से लेकर 900 BC के टाइम पे साउथ इंडिया में मस्की में बहुत ज़्यादा जो है ग्लास ऑब्जेक्ट्स, और हस्तिनापुर में और टेक्साइला में नॉर्थ इंडिया में ये सारे भी देखे गए, इनकी भी क्या की गई, प्रोडक्शन की गई, ठीक है। आगे देखिए, ग्लास एंड ग्लेजेस वर कलर्ड। अब जो ग्लास होते थे और ग्लेजेस होते थे ना, इन्हें कलर किया जाता था। कैसे किया जाता था, इनमें कलरिंग एजेंट्स डाल दिए जाते थे, जैसे कि मेटल ऑक्साइड। तो आप देख सकते हो उस टाइम पर मेटल ऑक्साइड्स भी बन चुके थे। भी मेटल ऑक्साइड्स को अगर आप ऐड कर दोगे उनके अंदर, मतलब ग्लास में और ग्लेजेस में, तो वो कलरिंग एजेंट्स का काम करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, कॉपर मेटलर्जी इन इंडिया। अब वो कॉपर मेटलर्जी की बात कर रहा है, okay, so copper metallurgy in India dates back to the beginning of Chalcolithic cultures in the subcontinent। अब Chalcolithic cultures जो है स्टूडेंट्स, ये भी क्या है, जो मतलब पुराना टाइम जो था, BC टाइम वाला था, उसकी बात करता है, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट वाले टाइम पीरियड की बात कर रहा है, टेंशन मत लेना कौन से कल्चर्स, ये पहले वाले टाइम की टाइम पीरियड की को डिनोट कर रहा है। तो कॉपर मेटलर्जी के बारे में भी वहाँ से हमें पता चलना लग गया। देयर आर मच आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस टू सपोर्ट द व्यू दैट टेक्नोलॉजीज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर एंड आयरन वर डेवलप्ड इन डाइजेशनली। मतलब उस टाइम पर कॉपर और आयरन की जो है स्टूडेंट्स, मतलब वो भारत के अंदर मैं कह सकती हूँ उनका निर्माण विकसित हो गया था, भारत के अंदर हमें उसकी प्रोडक्शन का पता चल गया था, ठीक है। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा, अब ये वेद जो होते हैं ना, 4 वेद होते हैं, उनमें से एक वेद होता है ऋग्वेदा, उसकी बात कर रहा है। ऋग्वेदा के अकॉर्डिंगली टैनिंग ऑफ लेदर, लेदर के अंदर जो टैनिंग होती है, कालापन जो हम कहते हैं, है ना, एंड डाइंग ऑफ, मैं कह सकती हूँ कॉटन, कॉटन को डाई करना, कलर करना वाला प्रोसेस, वर प्रैक्टिस ड्यूरिंग 1400 BC। मतलब इस टाइम पीरियड के अंदर क्या किया गया, इनको प्रैक्टिस किया गया। किसके अकॉर्डिंगली, ऋग्वेदा के अकॉर्डिंगली। आप इसको यहाँ पर स्टार भी मार्क कर सकते हैं। आगे देखिए, द गोल्डन ग्लॉस ऑफ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर ऑफ नॉर्थ इंडिया कुड नॉट बी रेप्लिकेटेड एंड इज स्टिल अ केमिकल मिस्ट्री। मतलब उस टाइम पर क्या होता था स्टूडेंट्स, जो काले, मैं कह सकती हूँ जो हम देखते हैं भी, जो भट्टी होती है जिसके अंदर ईंटें बनती हैं ना, बेसिकली उन भट्टी में मैं कह सकती हूँ उस टाइम पर उन पे कालापन होता था, है ना। उन कालेपन को उन्होंने गोल्डन कलर कर दिया, और अब ये सोच रहे हैं भी ऐसा कौन सा हमने डाई उसके अंदर मिक्स किया था, या ऐसा कौन सा गोल्डन कलर किया था भी वो इतना गोल्डन हो गया था। अब वो नहीं कर पा रहे, अब वो उस कालेपन को गोल्डन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। अब देखो, द गोल्डन ग्लॉस ऑफ ब्लैक, यानी कि ब्लैक पर जो गोल्डन ग्लॉस था, चमक थी, ठीक है, पॉलिश्ड वेयर ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में जो किया गया था, कुड नॉट बी रेप्लिकेटेड। इस टाइम पर वो सोच ही नहीं पा रहे भी कैसे गोल्डन कलर कर दिया, क्या चीज़ की थी भी उस पर गोल्डन ग्लॉस हमें देखने को मिल गया। एंड इज स्टिल अ केमिकल मिस्ट्री, और अभी तक ये एक मिस्ट्री है, एक सोच है भी कैसे, अभी तक साइंटिस्ट इसे डेवलप नहीं कर पाए, ठीक है। दीज वेयर्स इंडिकेट दैट द मिस्ट्री विद विच किल्न टेम्परेचर्स, मतलब जिस भट्टी के अंदर इनको, जैसे तापमान, टेम्परेचर होता है, तापमान है ना, जिस टेम्परेचर पर इसे गर्म किया जाता था, बनाया जाता था स्टूडेंट्स, कुड बी कंट्रोल्ड। मतलब भी इतने टेम्परेचर पर, किस टेम्परेचर पर कंट्रोल किया जाता था,
ये मिस्ट्री को इंडिकेट करता है, हमें इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देता है। अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया गया होगा, भी उस पर गोल्डन ग्लॉस कलर आया है ना। आगे देखिए, कौटिल्याज अर्थशास्त्र, अब जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी। अब ये भी स्टार लगा लीजिएगा, बी जो सी में से सॉल्ट की प्रोडक्शन हुई थी उसको किसने बताया था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर उसको भी डिस्क्राइब किया गया है। फटाफट से कॉपर मेटलर्जी से लेकर यहाँ तक क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड करेंगे। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ओके हाँ जी, आगे देखिए, अ वास्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एंड मटेरियल डिस्क्राइब्ड इन एंशिएंट वैदिक लिटरेचर। जो एंशिएंट वैदिक लिटरेचर होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्होंने स्टेटमेंट्स और मटेरियल्स की डिस्क्रिप्शन दी है। उससे हमें क्या पता चलता है, मैं ऊपर जा रही हूँ, आप खोल सकते हो, देख सकते हो, हाँ जी, विच कैन बी शोन टू एग्री विद मॉडर्न साइंटिफिक फाइंडिंग्स। मतलब उस टाइम पर जो इन्होंने मटेरियल्स के बारे में थोड़ा बहुत देखा था वो अभी भी एग्री होता है मॉडर्न साइंटिफिक फाइंडिंग्स में। कॉपर यूटेंसिल्स, कॉपर के जो यूटेंसिल्स होते हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर ऑर्नामेंट्स एंड टेराकोटा डिस्क एंड पेंटेड ग्रे पोट्री हैव बीन फाउंड इन मेनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स। मतलब नॉर्थ इंडिया के अंदर जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी, बिल्डिंग्स वगैरह की स्टडी जब हम करते थे उस टाइम पर कॉपर के यूटेंसिल्स, आयरन, गोल्ड और ये ग्रे पोट्री देखी गई थी, मिली थी वहाँ पर, ठीक है। सुश्रुता संहिता एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्कलीज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने क्या किया था, हमें एल्कलीज की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आगे आप देख सकते हो यहाँ पर, द चरका संहिता मेंशंस एंशिएंट इंडियंस who knew how to prepare sulfuric acid, nitric acid and oxides of copper, tin and zinc। मतलब ये जो चरका संहिता थे, इन्होंने अपने एंशियंट टाइम में इन चीज़ों के बारे में बता दिया था। अभी कॉपर के ऑक्साइड्स होते हैं, टिन होते हैं, नाइट्रिक एसिड होता है, इन सब की डिस्कवरी, सल्फेट्स ऑफ कॉपर की, जिंक की, आयरन के सल्फेट्स, कार्बोनेट्स ऑफ लेड एंड आयरन, तो मतलब इन सब की डिस्कवरी एंशियंट टाइम में ही हो चुकी थी, ठीक है। अब फटाफट से इस पैराग्राफ को रीड कर लीजिए, ओके हाँ जी। रसोपानशदा डिस्क्राइब्स द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर मिक्सचर। जो बारूद बनता था उसके मिक्सचर के बारे में, भी वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो जो ये है रसोपानशदा, ये हमें एक्सप्लेन करता है। आप स्टार मार्क कर सकते हो, टेंशन ना लो अगर याद नहीं होता, जस्ट एक रीडिंग लो, अच्छे से रीड करोगे तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ तो याद आएगा ना। और ऐसा नहीं है भी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हमें डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, तमिल टेक्स्ट ऑल्सो डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ फायरवर्क्स। देखो रसोपानशिदा ने गन पाउडर के बारे में बताया, साथ ही साथ फायरवर्क्स के अंदर भी जैसे जो मटेरियल यूज़ होता है, जैसे सल्फर हो गया, चारकोल हो गया, सॉल्ट पेटर हो गया यानी कि पोटाशियम नाइट्रेट, मरकरी हो गया या कैम्फर हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या करते हैं, फायरवर्क्स की प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं। तो ये तमिल टेक्स्ट ने इनके बारे में एक्सप्लेन किया था। आगे देखिए, अब इन्होंने बात की बहुत ही अच्छे ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट के बारे में, जो कि क्या एक रेप्यूटेड केमिस्ट भी कहलाते हैं, ठीक है, जिनकी मैं बात कर सकती हूँ, वो है नागार्जुन। नागार्जुन जो है वो एक ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट हैं। ही वॉज अ रेप्यूटेड केमिस्ट, मतलब बहुत जाने माने केमिस्ट थे, ठीक है। एल केमिस्ट भी थे, एल केमिस्ट आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना। एंड अ मेटलर्जिस्ट, और मेटलर्जिस्ट यानी कि मेटल की जिन्होंने खोज की थी, वो जो मेटल की स्टडी करते थे वो भी हैं। हिज वर्क, अब इनका कुछ काम था, उनका काम क्या था, रसतंत्र नाकर, ठीक है। इट डील्स विद द फॉर्मुलेशन ऑफ मरकरी कंपाउंड, मतलब इन्होंने मरकरी कंपाउंड की स्टडी की थी, भी वो कैसे डील करते हैं उनके बारे में बताया था। ही हैज़ ऑल्सो डिस्कस मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इन्होंने एक्सट्रैक्शन के भी प्रोसेसेस को एक्सप्लेन किया। मेटल की एक्सट्रैक्शन कैसे हो सकती है, जैसे गोल्ड की एक्सट्रैक्शन, सिल्वर की, टिन की और कॉपर की एक्सट्रैक्शन को भी क्या किया, एक्सप्लेन किया था। अब बुक, इनकी एक अब बुक भी थी, देखो इनका ये वर्क क्या था, ये वर्क था, और अब इनकी जो बुक है वो ये है रसरनावम, अपीयर्ड अराउंड 800 सी, 800 सी के अराउंड इनकी बुक भी पब्लिश हुई। इट डिस्कसेस, अब इनकी बुक किस बारे में बताती है स्टूडेंट्स, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, ओके हाँ जी। इट डिस्कसेस द यूजेस ऑफ वेरियस फर्नेसेस, ओवन्स एंड क्यूरिबिजल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, मतलब इन्होंने ओवन्स के बारे में, डिफरेंट यूजेस के बारे में जो हम हमारी डेली लाइफ के अंदर देख सकते हैं, भट्टियों के बारे में, इनके बारे में इन्होंने हमें एक्सप्लेन किया, इनके यूजेस बताए। इट डिस्क्राइब्स द मेथड बाय विच मेटल कुड बी आइडेंटिफाइड बाय फ्लेम कलर, मतलब अगर आपको उसके फ्लेम का कलर पता होगा तो आप मेटल आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो आज हम यूज़ करते हैं। आपने 10th क्लास में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर हमें कलर्स के बारे में पता चलता है ना, तो अगर हमें कलर पता है तो हम बता सकते हैं कौन सा मेटल है, तो वो यहीं से हमें पता चला, ठीक है। आगे देखिए, अब आता है चक्रापानी डिस्कवर्ड द मेटल
इसको हम कक्र पानी भी बोलते हैं, मतलब ये मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ तो इस करके। कक्र पानी जो है, इन्होंने मर्क्यूरी सल्फाइड को डिस्कवर किया, ठीक है। इन्होंने किसको डिस्कवर किया? मर्क्यूरी सल्फाइड को। द क्रेडिट फॉर इन्वेंटिंग द सोप ऑल्सो गोज टू हिम। जो सोप हुआ है, जो सोप हम यूज़ करते हैं, वो क्रेडिट भी इन्हें ही जाता है। ही यूज मस्टर्ड ऑयल एंड सम एल्कलीज एज इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग सोप। मतलब सोप को बनाने के लिए इन्होंने क्या किया? ऑयल, मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया और कुछ एल्कलीज का यूज़ किया ताकि सोप बन सके। इंडियंस बिगैन मेकिंग सोप। अब इंडियन जो लोग थे उन्होंने कब सोप की प्रोडक्शन शुरू करी? 18th सेंचुरी में शुरू करी, ठीक है। ऑयल ऑफ इरंदा, ठीक है, एंड सीड्स ऑफ महुआ प्लांट एंड कैल्शियम कार्बोनेट वर यूज इन मेकिंग सोप। और जो इंडियंस ने जब शुरू करी तो उन्होंने इन चीज़ों का यूज़ करके क्या किया? सोप की प्रोडक्शन करी, इनका उपयोग किया और सोप की क्या हुई? प्रोडक्शन हुई। आगे देखिए, द पेंटिंग्स फाउंड इन द वॉल्स ऑफ अजंता एंड एलोरा। अजंता एंड एलोरा आप सबने सुना ही होगा। तो जो यहाँ पर हमें पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं विच लुक फ्रेश इवन आफ्टर एजेस, मतलब अभी तक वो इतनी फ्रेश दिखती हैं जैसे अभी बनाई हो। किस कारण दिखती हैं? देखिए, वो साइंस के कारण ही दिखती हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर इतनी एडवांसमेंट आ गई है, अभी कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा ना, अभी तक फ्रेश है। तो देखिए, द पेंटिंग्स फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ अजंता एंड एलोरा विच लुक फ्रेश इवन आफ्टर एजेस टेस्टिफाई टू अ हाई लेवल ऑफ साइंस अचीव्ड इन एंशिएंट इंडिया। मतलब एंशिएंट इंडिया की इतनी अच्छी अचीवमेंट है, अभी तक वो फ्रेश दिख रही हैं। वराह मिहिर्स बृहत संहिता इज़ अ सॉर्ट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। मतलब ये हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए इंसाइक्लोपीडिया का काम करती है। सारी नॉलेज साइंस के अंदर इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी। विच वॉज कम्पोज इन द सिक्स सेंचुरी। ये 6th सेंचुरी CE के अंदर हमें देखी गई। इट इन्फॉर्म्स अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूटिनियस मटीरियल टू बी अप्लाइड ऑन द वॉल। भी वॉल पे जो ग्लूटिनियस मटीरियल अप्लाई होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। जो हाउसेज के रूफ्स पर या टेम्पल्स पर जो मटीरियल अप्लाई होता है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी। तो फटाफट से जो मैंने अभी तक रीड किया है, ये 2 पैराग्राफ रीड कीजिए, आगे मैं आपको बताती हूँ क्या लिखा है। ओके, वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स इसको रीड करना है। आगे देखिए, इट वॉज प्रिपेयर्ड एंटायरली। अब ये जो मैंने आपकी बात करी भी, ये जो ग्लूटिनस मटीरियल इसकी प्रिपरेशन की गई थी, ये कैसे प्रिपेयर किया गया? एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वेरियस प्लांट्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड बार्क्स। मतलब इनकी हेल्प से हमने इसकी प्रिपरेशन देखी। विच वर कंसनट्रेटेड। अब ये कैसे बनाया गया? बाय बॉइलिंग। इनको बॉयल करके उस मटेरियल को कंसनट्रेट किया गया एंड फिर हमने उसे वेरियस रेजिन्स के साथ ट्रीट किया, तो हमें इसकी प्रोडक्शन देखने को मिली। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू टेस्ट सच मटीरियल साइंटिफिकली एंड एक्सेस देम फॉर यूज़। मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी हम इन्हें टेस्ट करें और फिर हम इसे यूज़ कर सकें, ठीक है। तो फटाफट से 2 जो लाइनें रह गई हैं इसे आप रीड कर सकते हो। अब आगे देखिए नेक्स्ट पेज पर। ओके, आगे वो कहते हैं नंबर ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट। अब बहुत सारे टेक्स्ट आए थे, जैसे कि अथर्वा वेदा। ये कब आया था? 1000 BCE टाइम पर आया था। इन्होंने हमें क्या मेंशन किया था? कुछ डाई स्टफ के बारे में जो कलर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मटेरियल यूज्ड। अब डाई स्टफ के टाइम जो प्रोडक्शन होती है, प्रिपरेशन होती है, इसमें कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं? टर्मरिक यूज़ होता है, मैडर यूज़ होता है, सनफ्लावर यूज़ होता है, और पिमेंट, कॉकिनल यूज़ होता है और लाख यूज़ होता है, ठीक है, ठीक है। सम अदर सब्सटेंसेज हैविंग टिंटिंग प्रॉपर्टीज़। जो कुछ और सब्सटेंसेज होती हैं जिनके अंदर हमें प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है। मतलब टिंटिंग होता है रंगने वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रंगने, जिनमें रंगने का गुण होता है, वो वाली प्रॉपर्टीज़ वो क्या थी? जैसे कि कंप्लिका, पतंगा एंड जटुका, ये थी, ठीक है। आगे देखिए, वरहम मिरीज बृहत संहिता। ये जो है इट गिव्स रेफरेंसेस टू परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स। इन्होंने हमें परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स की थोड़ी थोड़ी रेफरेंस दी थी। रेसिपीज फॉर हेयर डाइंग वर मेड फ्रॉम प्लांट्स। मतलब अब देखो, हेयर में जो कलर हम करते हैं वो प्लांट से एक्सट्रैक्ट हुआ, तो हमें उसके बारे में पता चला भी कैसे बनता है, रेसिपीज दी गई। लाइक इंडिगो एंड मिनरल्स like iron powder, black iron और steel and acidic extract of sour rice gruel। मतलब ये जो हमें चावल का जो खट्टा दलिया होता है ना, वहाँ से उसके एक्सट्रैक्ट लिए गए और इनकी प्रोडक्शन हमें देखी गई, ठीक है। sour rice gruel मतलब जो चावल का, जो मैं कह सकती हूँ खट्टा दलिया होता है, उसकी बात की गई है। आगे देखिए, गंधाक्यूली डिस्क्राइब्स द रेसिपी फॉर मेकिंग सेंस, माउथ परफ्यूम्स, बाथ पाउडर्स, इंसेंस एंड टेल्कम पाउडर के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया। तो अब देख सकते हो कितना कुछ डिस्कवर हो चुका था एंशिएंट इंडिया के टाइम पर, है ना। आगे देखिए, पेपर वॉज नॉन टू इंडिया। पेपर की बात होती है, पेपर इंडिया में 17th सेंचुरी के अंदर नॉन हुआ एज अकाउंट ऑफ चाइनीज ट्रेवलर आई टीजिंग डिस्क्राइब। जैसे वो डिस्क्राइब करते हैं वहीं से हमें पेपर की डिस्कवरी का पता चला 17th सेंचुरी के अंदर। एक्सकवेशंस आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक्सट्रैक्शंस होती हैं। एट टेक्सीला इंडिकेट्स दैट इंक वॉज यूज्ड इन इंडिया फ्रॉम द 4th सेंचुरी। ये चीज़ें ये बताती है भी इंक जो है
वो बहुत पहले टाइम से 4th सेंचुरी से यूज़ होती आ रही है इंडिया में। कलर्स ऑफ इंक वर मेड फ्रॉम चॉक, रेड लेड एंड मिनिमम। ये आप मार्क कर सकते हो, अच्छा सा क्वेश्चन इससे बन सकता है भी। जो इंक के कलर्स हैं वो किससे बनाए गए हैं? चॉक से, रेड लेड से और मिनिमम से बनाए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपने वीडियो को पॉज करना है और इसको क्या करना है? रीड करना है। ओके, इट सीम्स दैट द प्रोसेसेस ऑफ फर्मेंटेशन वॉज वेल नॉन टू इंडियंस। मतलब जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो पहले से ही इंडियंस को पता था। ठीक है, वेदास एंड कौटिल्याज अर्थशास्त्र, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जिन्होंने डेवलप करी, ठीक है, ये वो हैं अर्थशास्त्र। इन्होंने क्या बताया? अबाउट मेनी टाइप्स ऑफ लिक्विड्स, जो लिक्विड मटेरियल जो ड्रिंक्स होती हैं उनके बारे में बताया। चरखा संहिता ऑल्सो मेंशंस इंग्रेडिएंट्स सच एज बार्क ऑफ प्लांट्स, स्टेम, फ्लावर्स, लीव्स, वुड, सीरियल्स, फ्रूट्स, शुगर केन फॉर मेकिंग असावाज। तो उन्होंने हमें ये मटेरियल बताया जिससे हम असावाज भी बना सकते हैं। ठीक है, द कंसेप्ट दैट मटीरियल इज अल्टीमेटली मेड ऑफ इनडिविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब देखो, अभी हम एटम्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो ये कंसेप्ट कहाँ से आया? वो वही बात कर रहा है भी जो मैटर है वो अल्टीमेटली किससे बना हुआ है? इनडिविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक से बना हुआ है। ठीक है, ये कब हमें पता चला? इंडिया में हमें पता चला कुछ फ्यू सेंचुरीज BCE टाइम पर, एज अ पार्ट ऑफ फिलोसफिकल स्पेकुलेशंस। मतलब जब उस टाइम पर डिस्कवरी हो रही थी तब हमें पता चला। आचार्य कंदा बॉर्न इन 600 BC, आचार्य कंदा जो 600 BC में बॉर्न हुए थे, ओरिजिनली नॉन एज कश्यप, इन्हें कश्यप भी कहा जाता है। ये पहले बंदे हैं जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था। ही वॉज फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ एटॉमिक थ्योरी, इन्होंने सबसे पहले उसे बताया था। ही फॉर्मुलेटेड द थ्योरी, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी फॉर्मुलेट की थी और बताया था भी एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है जो कि फर्दर वो हो चुका। भी एटम जो है फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में और न्यूट्रॉन्स में, है ना। तो ही फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच ही नेम्ड परमाणु, इन्होंने उसे परमाणु कहा था जो कि एटम्स होते हैं। ही ऑथर्ड द टेक्स्ट, इन्होंने एक टेक्स्ट भी दिया था जैसे कि वैशेषिका सूत्रास। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंगली क्या था? अकॉर्डिंग टू हिम all substances are aggregated form of smaller units called atoms। मतलब कोई भी सब्सटेंस बनना है तो वो एटम से ही मिलके बनेगा। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होता है जो कि परमाणु है। विच आर इटर्नल, जो कभी मर नहीं सकता, ख़त्म नहीं हो सकता। इनडिस्ट्रक्टिबल, कभी हम उसे तोड़ नहीं सकते। सफेरिकल होता है, सुपरा सेंसिबल होता है, एंड इन मोशन इन द ओरिजिनल स्टेट, और अपने ओरिजिनल स्टेट में वो मोशन में होता है। He explained that this individual entity can not be sensed through any human organ, कोई ह्यूमन ऑर्गन इसे सेंस भी नहीं कर सकती। Kanda added that there are varieties of atoms that are as different classes of substances। अलग अलग substances में अलग अलग types of atoms वगैरह देखने को मिलते हैं। He said these परमाणुज यानी कि atoms could form pair of triplets, मतलब ये ट्रिपलेट भी बना सकते हैं among other combination, मतलब दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ ही ट्रिपलेट्स की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। एंड अनसीन फोर्सेज, जो अनसीन फोर्सेज जो हम देख नहीं सकते, वो क्या कॉज करती है? कॉज इंटरेक्शन बिटवीन देम, भी इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होती है वो भी हमें देखने को मिलती है। देखिए, ही कंसेप्शुअलाइज्ड दिस थ्योरी अराउंड 2500 ईयर्स बिफोर जॉन डेल्टन। जॉन डेल्टन आने से पहले इन्होंने बता दिया था। चक्र संहिता इज द ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक एपिक ऑफ इंडिया। आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। ये ओल्डेस्ट, बहुत पुरानी क्या है? आयुर्वेदिक एपिक है इंडिया की। अब ये क्या डिस्क्राइब करती है? ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस के बारे में भी हमें बताती है। The concept of reduction of particle size of metal is clearly discussed in चक्र संहिता। मतलब ये जो पार्टिकल साइज था ना, चक्र संहिता कहते हैं इसको, बेसिकली हम कह सकते हैं। इसके अंदर इसे मतलब इसके अंदर इसे डिस्कस किया गया है भी जो पार्टिकल, जो मेटल्स का जो पार्टिकल साइज है, ठीक है, उसके बारे में। चरक, मैं इसको प्रॉपरली लिख के बता देती हूँ, इसको चरक है ये हिंदी के अंदर, ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं। सॉरी, चरक का है यहाँ पे, ये थोड़ा पेन में प्रॉब्लम हो रही है, तो चरक संहिता है। ठीक है, आगे देखिए, एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज इज टर्म्ड एज नैनो टेक्नोलॉजी। मतलब जब पार्टिकल साइज की रिडक्शन हो जाती है तो नैनो टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी होती है, जो कि आज का मेजर टॉपिक है। नैनो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के, मतलब मॉडर्न साइंस में मैं कहूँ तो। ये देखो पहले से ही हमें पता चल गया है ना। चक्र संहिता डिस्क्राइब्स द यूज ऑफ भस्मा ऑफ मेटल्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट्स। मतलब जब एलिमेंट्स की ट्रीटमेंट की गई तो हमें भस्मा जो है, उन मतलब मेटल्स का जो भस्मा है उसके यूज़ के बारे में पता चला। नाउअडेज इट हैज़ बीन प्रूव दैट भस्मास हैव नैनो पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और आज के दिन, मतलब आज के टाइम में ये पता करा गया भी नैनो पार्टिकल्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब भस्मास में नैनो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड करेंगे। आगे देखिए,
आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ एल्केमी, मतलब जो एल्केमी जो अभी हम पढ़ते आ रहे थे उसकी जब डिक्लाइन होगी, खत्म हो गया वो, ठीक है। एट्रोकेमिस्ट्री, मैंने आपको बताया था ना, मेडिसिनल जो केमिस्ट्री की स्टडी है, रीच अ स्टेडी स्टेट, मतलब एक कांस्टेंट स्टेज पर वो आ गई, बट इट टू डिक्लाइंड, वो भी डिक्लाइन होगी, वो भी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? ड्यू टू द इंट्रोडक्शन एंड प्रैक्टिस ऑफ वेस्टर्न मेडिसिनल सिस्टम इन द 20th सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी में जब वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम आया उस टाइम पर दोनों केमिस्ट्री, एल्केमी और एट्रोकेमिस्ट्री फिनिश हो गई, डिक्लाइन हो गई। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ स्टेग्नेशन, एक कॉन्स्टेंट पीरियड जो स्टेग्नेशन का पीरियड आया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बेस्ड ऑन आयुर्वेदा, जो आयुर्वेदा पे बेस्ड है, कॉन्टिन्यू टू एग्जिस्ट, वो कॉन्टिन्यू होती रही, ठीक है। बट इट टू डिक्लाइन ग्रेजुअली, लेकिन ये भी कुछ टाइम बाद ग्रेजुअली डिक्लाइन हो गई। It took about 100 to 150 years for Indians to learn and adapt new techniques. मतलब जब वेस्टर्न मेडिकल साइंस आई तो हमें इसको अडाप्ट करने के लिए भी 100 से 150 साल लग गए इस टेक्निक को मतलब अपने अडाप्ट करने में, इंडिया में लाने में। ड्यूरिंग दिस टाइम, अब इस टाइम पर देखिए, फॉरेन प्रोडक्ट्स पॉर्ड इन, मतलब फॉरेन लोगों के प्रोडक्ट्स आने लग गए थे। एज अ रिजल्ट इंडिजीनियस ट्रेडिशनल टेक्निक्स ग्रेजुअली डिक्लाइन, मतलब जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी वो भी डिक्लाइन होने लग गई। मॉडर्न साइंस अपीयर्ड इन इंडियन सीन इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब मॉडर्न साइंस जो है वो 19th सेंचुरी के टाइम पर क्या हुई, इंट्रोड्यूस की गई। बाय द मिड 19th सेंचुरी, अब जब मिड 19th सेंचुरी आई, यूरोपियन साइंटिस्ट स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया, अब यूरोपियन साइंटिस्ट इंडिया आने लग गए एंड मॉडर्न केमिस्ट्री शुरू होने लग गई जो अब तक चलती आ रही है। आगे देखिए, अब मैंने जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ है ये आपको मैंने समझा दिया है, आप देख सकते हो। आप मतलब जो प्रीवियस लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 में, फ्रॉम द अबव डिस्कशन, जब मैंने आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात की वहाँ पर डिस्कस कर लिया। सो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्या करा, डेवलपमेंट पढ़ा केमिस्ट्री का। हल्का फुल्का सा बोरिंग सा था, बोरिंग नहीं मैं कहूँगी, लेकिन हिस्ट्री वाला पार्ट था। मैं हिस्ट्री को बोरिंग नहीं कहूँगी, लेकिन ये कहूँगी जो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेते हैं इसके अंदर, तो ये एक स्टोरी टाइप था भी, केमिस्ट्री कहाँ से डेवलप हुई, कहाँ तक अब हम आ गए, हम मॉडर्न केमिस्ट्री पे पहुँच गए हैं, जहाँ पर हम एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, मिक्सचर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सो आपने टेंशन नहीं लेनी, मैंने इसकी अलग ही वीडियो बनाई है, लेक्चर नंबर 2 डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री पर ही बेस्ड है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे, जो अगला हमारा टॉपिक होगा। तो अगर आपकी बुक में ये टॉपिक नहीं है तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिलेगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर है तो वेल एंड गुड, जहाँ जहाँ मैंने आपको सर्कल लगाया, स्टार लगाया, मीनिंग बताया, उसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। इसको आज के आज ही रीड करके फिनिश करिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर पे पहुँचे। और जो आपको एनसीईआरटी के लेक्चर्स हैं, आपको मैंने सारा कुछ बता ही दिया, अभी कब कब आपको प्रोवाइड होंगे, तो वो टेंशन है ही नहीं। सो होपफुली अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भी कैसा लगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाए। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।